हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बेटा देखिए, अब आप लोगों का जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ये आप देख रहे हैं रेमेडियल क्लास डे 1। क्या पर्पस है इसका रेमेडियल क्लास डे 1 का? रेमेडियल क्लास का मतलब ये है कि जो आपकी कमी रह गई है उसको हम लोग जो है अब ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मार्क्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस सब चीजों पे हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ये देखा कि एलजेब्रा एलजेब्रा आपका जो है एलजेब्रा का पोर्शन 8 मार्क्स का है। ठीक है, एलजेब्रा का पोर्शन आपका 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स का एलजेब्रा है, यानी कि इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस एक चैप्टर हो गया आपका। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन आइडेंटिटीज। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आइडेंटिटीज 11th में है। ये रिलेशंस एंड फंक्शंस एक चैप्टर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकेंड चैप्टर, ये दो चैप्टर मिला के जो है 8 मार्क्स के हैं। तो हमें क्या क्या स्टडी करनी है वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस की स्टडी करनी है, फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस जिसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक ये और एक ये, दो। चैप्टर नंबर 1 में हमें सिर्फ दो की स्टडी करनी है बेटा। बहुत अच्छे से अगर आप लोग जो है ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इस बार ये गोल्डन चांस है आपके लिए कि 2021 में जो आप सीबीएसई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको 70+ मार्क्स तो कोई भी बच्चा ला सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाइए। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं रिलेशंस में, वो आपको ये ध्यान देने वाली है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अलग अलग चीजें नहीं है, ये टाइप ऑफ रिलेशंस है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीन डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। और समझा मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अ रिलेशन आर इन ए सेट ए। एक कोई सेट ए है, ठीक है ना, कोई सेट ए है, उसमें वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जैसे मान लीजिए ए एक सेट है कोई, तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। देखिए, एक एग्जांपल मैंने ये लिया, लेट ए बी सी, ये एलिमेंट है, स्मॉल ए बी सी बी ए सेट, ये कोई सेट है मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें वो ये कहता है, देन मान लीजिए ये एक रिलेशन है R1। ठीक है, तो R1 में रिलेशन क्या है हमारे पास? ए बी बी और सी। ठीक है, और सपोज ये दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है, वो ये है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं? ए बी सी, तीन एलिमेंट है। ए एक एलिमेंट है तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। तो तीनों जब मौजूद हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन जो है आपका कैसा हो गया? ये रिलेशन आपका कैसा है? ये रिलेशन आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? R1 इज रिफ्लेक्सिव। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिया गया है, ये AC जो लिखा हुआ है, ये है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ए बी और सी का होना जरूरी था। जैसे मान लीजिए ए की जगह ए बी सी ना होता, जैसे मान लीजिए ये दिया होता 1 2 3 दिया होता, तो 1 1 2 2 3 3 बहुत जरूरी है होना। अगर 1 1 2 2 3 3 में से एक भी मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे देखते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक रिलेशन और लिया। ये रिलेशन हमारे पास क्या है? R2। तो ये रिलेशन क्या है? जैसे ये है ए बी
और ए सी ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे इसमें, देखिए ए ए है, बी बी है, लेकिन अब आप अगर देखें तो इसमें क्या है, सी सी जो है वो किसमें नहीं है, R2 में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 जो रिलेशन है आपका नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे लिख दीजिए ऑन ए, सेट ए के लिए, ठीक है, ऑन ए, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। क्लियर, ये आपको बात समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट में दिए गए हैं, 4 है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना का जरूरी है बस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या है, a relation R in a set A is called symmetric if A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R। मतलब वो ये कहता है कि ध्यान से आप इसको देखें, तो जैसे देखिए इसमें AC है, अगर मैं R1 की बात कर रहा हूं तो R1 में AC है, लेकिन अब आप ये देखिए कि R1 रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव था, लेकिन अब AC तो है, लेकिन इसमें क्या है, CA नहीं है, रिलेशन में CA नहीं है। तो CA जो है R1 को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब हो गया कि R1 जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। बात आपको समझ में आ रही है, सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि AC जब दिया हुआ है तो इसके लिए CA का होना जरूरी है, ठीक है। ये इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया एक एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ए ए बी बी ए बी और बी ए, ऐसे लिख दिया मैंने मान लीजिए। तो आप देखिए अब मैं इसमें क्या चेक कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव है, तो मैंने देखा ए ए है, बी बी है, लेकिन सी सी नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब मैं सिमेट्रिक की अगर बात करूं तो क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो देखिए ए बी जो है बिलोंग कर रहा है किसको, R3 को, और बी ए देखिए बी ए भी R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ए बी और ए बी बिलोंग्स टू R implies that बी ए बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, R3 इज सिमेट्रिक, R3 इज सिमेट्रिक। समझ गए आप। देखिए डेफिनेशन क्या थी, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R। तो इसमें देखिए AB था तो BA आ गया, जैसे मान लीजिए AC होता तो CA होना चाहिए था, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए अब बचता है कौन सा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है वो आप देखिए, इसमें क्या करते हैं, A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs to R। मतलब दो रिलेशन पहले से है, मतलब आप इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए ये दिया है, सपोज ये पूरा जो है, चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं करके। पहले ट्रांजिटिव रिलेशनशिप के लिए जैसे सपोज मैंने एक रिलेशन ले लिया, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए सपोज एक मैंने ये एग्जांपल लिया, ये ले लिया और इसको मैंने लिख दिया और ये लिख दिया, सपोज ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो मैं अगर चेक करूं कि ये रिफ्लेक्सिव है तो R1 इज रिफ्लेक्सिव, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि सेट हम वही लेके चल रहे हैं ए बी सी, तो ए ए बी बी सी सी तीनों हैं, तो R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं देखूं कि ए बी इसमें है, ए बी बिलोंग्स टू R1, लेकिन अब आप देखेंगे कि ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, बी ए नहीं है ना, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं है। अब देखिए चलिए इसकी बात कर लेते हैं, BC, अगर BC इसमें आया हुआ है, लेकिन अब आप देखिए वो भी नहीं है, CB भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये R4 की बात हो रही है, ये R4 ही तो है,
ये R4 लेके चल रहा हूँ ना मैं इसको, R4, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सिमेट्रिक रिलेशन होता तो क्या होना चाहिए था, AB है तो BA भी होना चाहिए था इसमें, और क्या है, BC अगर है तो CB भी होना चाहिए था, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, ट्रांजिटिव की कर रहे हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए इसको आप देखिए AB आप देखिए बिलोंग्स टू R4 एंड BC बिलोंग्स टू R4, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB और BC, ठीक है ना, AB और BC। तो इसका मतलब अब यहाँ क्या होना चाहिए, AC और होना चाहिए, AC होना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे बट AC तो इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग टू R4। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए आपने तीन चीजें सीख ली, डेफिनेशन अभी हमने देखी थी ना ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यही तो है, A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R. This implies that A1 A2 belongs to R. This implies that A1 A3 belongs to R. तो यही तो हमने किया, A1 A2 A3 जगह ABC थे तो ABC ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो देखिए रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो एक कोई रिलेशन दिया गया है उसमें रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों हो जाता है तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव, वो हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों जब हम चेक करेंगे उनमें से एक भी अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो देखिए आप लिख लीजिए इसको, अ रिलेशन are in a set A is said to be an equivalence relation। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बस पॉजिटिव उसके साथ आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। देखिए तो मैंने ये लिख दिया, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा तीनों डेफिनेशन। अ रिलेशन R is set in a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। R symmetric भी है, transitive भी है और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई थी वो भी अभी समझ में आने वाली हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला फोकस करने वाली बात यह है, इसमें दिया हुआ है n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड R बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाई AB। मतलब रिलेशन क्या दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। ये रिलेशन दिया हुआ है AB R C D, AB R C D, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से, इफ AD B प्लस C और BC, इस तरीके से BC A प्लस D, ये देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अब आपको करना क्या है इसमें करना है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसने देखिए ये नहीं बोला कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन चीजें, ये नहीं बोली, उसने सीधे सीधे क्या बोल दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ना बोल के उसने सीधे सीधे आपसे क्या बोल दिया कि आप उसमें जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब आपको अब तीनों का तीनों देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लेकिन जो खास बात है वो क्या है वो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। खास बात बेटा ये है इसमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको तीनों करना है। और जो चीज है यहाँ लिखा है सो दैट लिखा हुआ है। सो दैट का मतलब ये होता है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पहले से ही है, सिर्फ आपको इसको बताना है। अब मान लीजिए मैंने बड़ा क्वेश्चन क्यों लिया, मैं छोटा क्वेश्चन लेके भी आपको ये चीज समझा सकता है।
मान लीजिए आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कई चीजें नहीं समझ में आ रही, तो कम से कम डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव की जब आप बात करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, जब रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो इसमें ये दिया है ए बी, नेचुरल नंबर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जैसे ए बी हमने लिया तो ए बी आर ए बी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए बिलोंग्स टू, क्या कहती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट ए, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो अब इसमें ए जो एक एलिमेंट था, अब इसमें हम कैसे ले रहे हैं, ए बी, तो देखिए ये मान लीजिए कि ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो अब हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ कैसे आया, ए डी आया, ए डी का मतलब क्या है, ये ए है और ये डी है, ये देखिए ये वाला। तो ए डी का मतलब ये हुआ कि आपने इस तरीके से लिखा, तो आपने यहाँ कैसे लिख दिया, ए बी, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, ये ऐड किया बी सी, ऐसे किया ना, तो हमारे में क्या होगा, बी प्लस ए आ गया। अब नेक्स्ट वाला है बी सी, यानी कि ये जो बीच वाला इनका मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हमारे में क्या आ गया, बी ए, और उसके बाद इस तरीके से ए डी, ये देखिए ये आया ए प्लस डी, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए प्लस बी। जरा देखिए इसमें अगर मैं ये देखूं ए बी लिखा हुआ है, यहाँ बी ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको तो ए बी लिख सकता हूँ ना, यहाँ बी प्लस ए लिखा हुआ है, इसे बी प्लस ए लिख सकता हूँ। एडिटिव जो हमारी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, उससे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन आर जो है क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब इसने सेटिस्फाई कर दिया ना, रिफ्लेक्सिव हो गया है, ठीक है। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। कितना बड़ा क्वेश्चन हो बेटा, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, मान लीजिए ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करिए, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव बाद क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक जब हम करेंगे तो देखिए सिमेट्रिक करता है, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, फॉर सिमेट्रिक के लिए जब आप करने जा रहे हैं तो क्या करना है, देखिए आपने ए बी और सी डी को लिया, दोनों के दोनों जो है बिलोंग करेंगे इसको, नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे, इसको तो लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, ए बी आर सी डी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए बी आर सी डी, देखिए ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए ए बी आर सी डी ये दिया हुआ है, देखिए। तो आपने इसको पहले लिखा ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी और ए प्लस डी, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम लोग उसमें क्या करते थे, सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है उसमें इसी तरीके से करते थे, A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R, ठीक है। तो मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, A2 A1 देखना पड़ेगा, तो CD R AB इस तरीके से हमने लिखा। तो देखिए अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा CD D प्लस A और इसको क्या लिखेंगे, बी सी, मतलब ये आ गया डी ए और सी प्लस बी। तो जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इसको मैंने लिखा, तो ये देखिए ये वाली साइड देखिए, और इसको आप देखिए, ये दोनों क्या इक्वल हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि ए बी आर सी डी ये जो है वो किसके इक्वल है, सी डी आर ए बी के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, आर कैसा है, आर जो है हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक हो गया, समझ गया।
मतलब आपको ये समझ आ गया, A1 A2 बिलोंग्स टू R implies that A2 A1 belongs to R। तो ये क्या हो गया, R is symmetric। और कभी भी क्वेश्चन करना है तो डेफिनेशन को पहले लिख दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव हमने किया, तो ट्रांजिटिव के लिए आप जानते हैं क्या होता है, आपने पहले किया था A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs to R, ये होना चाहिए। तो जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो हमने फिर से लिया A B R C D, तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, वही देख के लिख दीजिए। रिलेशन जो दिया AD B प्लस C इज इक्वल टू BC A प्लस D, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब आपने लिखा, और दूसरा क्या लिखना है, मैं CD R CD, और एक हमें नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक नया हमने ले लिया EF ले लिया, चलिए EF ले लिया, क्योंकि A1 A2 है, तो मान लीजिए ये जो है आपका A1 है, ये A2 है, और ये A2 है, और ये A3 है, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो देखिए इसका क्या आएगा, तो आपने क्या किया है, जैसे लिखा है AD लिखा है, मतलब अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा CF, और इसको क्या लिखूंगा D प्लस E, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखा है, यहाँ BC लिखा है, BC का मतलब क्या है, ये DE इसमें आएगा, बीच वाले जो है ना उनका मल्टीप्लाई, और उसका CF इसको ऐड किया, C प्लस F, क्लियर। तो देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखिए B प्लस C अपॉन BC इज इक्वल टू, और इसको मैंने लिख लिया A प्लस D अपॉन AD। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मतलब मैंने क्या किया, ये BC जो था, ये जो BC था इससे इधर डिवाइड कर दिया, और AD जो था मैं क्या ले आया, इधर ले आया, ठीक है। तो ये तो हम कर सकते हैं। और इसको देखिए, इसको मैंने क्या किया, सेम ऐसे किया, D प्लस E अपॉन DE, और ये इधर क्या था, C प्लस F अपॉन CF, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B, ये आ गया, और ये वाली साइड ये आ गई। और इसको अगर मैं लिखता हूँ, ये लिखूंगा 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A, ये आ गया, इतना इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अरे भाई सॉल्व करना तो आ रहा है ना आपको, C प्लस F अपॉन CF का मतलब क्या, मतलब हुआ C इस तरीके से, F अपॉन CF इस तरीके से। तो ये C से C कट गया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन, ये देखिए C इस तरीके से है। अब मैंने क्या करना है, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ऐड जब आप करेंगे तो चलिए मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, इससे ऐड करता हूँ, तो ये आ गया 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D, ठीक है, ये ऐड हो गया। और ये जब ऐड होगा 1 अपॉन D 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C, तो देखिए जरा ये साइड से ये कैंसिल हो गया, और ये देखिए आपका ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया, ये आया 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F, ये आया रिजल्ट। तो इसको मैं अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए B E इधर एलसीएम हो गया, ये हो गया E प्लस B, और इधर मैं अगर एलसीएम ले लूं तो क्या होगा, AF, तो हो गया F प्लस A, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ AF E प्लस B और BE F प्लस A, ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या चीज है,
ये जो आपने निकाला ये है कि ए बी आर ई एफ, देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये ऐसे ही है। तो देखिए ये ऐसे लिखा ना, ए एफ, और ये जो टर्म थे इनको ऐड करके लिखा, देखिए। उसके बाद इसमें क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए, ठीक है। इस तरीके से जो रिलेशन दिया वही है। तो इतना जो प्रोसीजर हमने किया उसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको, मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए बी आर सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इसका रिलेशन हमने लिखा। तो इसने क्या किया, दिस इंप्लाइज दैट ए बी आर ई एफ, ये देखिए ये रिजल्ट हमारे पास आया, ये जो रिलेशन हमारे पास आना चाहिए ट्रांसटिव के लिए ये आया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि R इज ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव, ठीक है, R इज ट्रांसिटिव। समझ गए आप? डेफिनेशन आपको पता थी ना, क्या डेफिनेशन थी, ये देखिए ये डेफिनेशन थी ना हमारे पास। हमें क्या करना था, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन करना था। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आपने देखा ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ये रिलेशन क्या हुआ, ये देखिए रिफ्लेक्सिव हुआ, ये रिलेशन देखिए क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, और क्या हुआ, ट्रांसिटिव। मैं आपको बेटा ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कहीं पे आप नहीं कर पाते हैं, कहीं पे आपको दिक्कत आ जाती है, कहीं आप भूल जाते हैं, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपके पास कम से कम डेफिनेशन तो होनी चाहिए। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप प्रोसीड तो कर सकते हो उसको, और उसके बाद जहां पे छूट गया तो उसको आगे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम डेफिनेशन याद होगी तो शुरुआत तो होगी ना उसकी। तो आप इसमें कह सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, R is an equivalence relation because R is reflexive, transitive and symmetric, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, अब आगे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है इस तरीके से, जरा देखें। इसमें लिखा है लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 to 9 and R be the relation in A cross A defined by AB R C D if A plus B C plus D। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, ये है A प्लस डी, ओके, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको A प्लस डी लिख लीजिए बेटा, ठीक है, और ये है C, तो मैं लिख देता हूं ये क्या है, ये है A प्लस डी और ये है C प्लस बी, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, तो ये इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको आपको प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव करना है आपको, ठीक है। एक बार जो है ए बी आर ए बी ले लेंगे, ठीक है, ए बी आर ए बी ले लेंगे। तो आप देखिए करके देखिए, जैसे आपने लिया ए बी आर ए बी लिया हमने, तो ये क्या होगा, ध्यान दें, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, ए प्लस डी, मतलब इसको और इसको ऐड कर रहे हो, मतलब ए प्लस बी को ऐड कर रहे हो, ए प्लस बी ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बी प्लस सी, ये जो थे बी प्लस सी, तो इसमें इसको आपने जब ऐड किया तो ये आ गया बी प्लस ए। तो आप जरा देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही आपको सिमेट्रिक करना है, ऐसे ही आपको ट्रांसिटिव करना है, ठीक है, आप कर लेंगे। मैंने फिर भी ये क्वेश्चन इसलिए क्यों लिया है, इस क्वेश्चन को लेने की एक वजह है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो वजह ये है कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल पार्ट भी है, और जो एडिशनल पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है ना। तो एडिशनल पार्ट क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें एडिशनल पार्ट ये दिया है, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ये बहुत बार पूछा जाता है, इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। तो ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, तो आप अगर करेंगे फॉर इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन लिखिए इसको,
फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपने लिखा फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन 2-5 की बात हो रही है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब आप निकालेंगे, सपोज ए बी हमने लिया, ए बी इस तरीके से हमने लिया, इज रिलेटेड टू 2-5। देखिए बेटा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीजें बता रहा हूं। ये 2-5 कैसे रिलेट होगा वो देखिए। सपोज ये मैंने लिया ए बी और इसमें लिखा R25, ठीक है ना, इसके साथ ही तो इक्विवेलेंस आपको बनाना है ना रिलेशन। तो ए बी हमने एक ले लिया, तो देखिए किस तरीके से आएगा, इसमें ये रिलेशन आएगा A+5 इज इक्वल टू B+2, ठीक है ना, यही तो आएगा। देख लीजिए भाई, अभी तक आपने क्या किया, इसको ध्यान से देखिए, अभी तक आपने इसमें क्या किया, A+D किया ना, मतलब A+5, और उसके बाद आपने क्या किया, B+C किया, तो B+C का मतलब B+2, इस तरीके से आपने किया। अब ध्यान आपको क्या देना है, ये आपने कर लिया। अब आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखिए कि जो रिक्वायर्ड पेयर होंगे वो क्या होंगे, मतलब जो आपको पेयर चाहिए, रिक्वायर्ड पेयर्स। देखिए बेटा, हम लोग बहुत डीप में जा नहीं रहे हैं, सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं डायरेक्टली। और डिटेल में अगर आपको डिटेल में अगर आपको जाना ही चाहिए, वो जो और वीडियोस मैंने बना रखे हैं, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए, तो आपको पूरी डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास की और कैसे करते हैं वो सब सीखने को मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली अभी मैं आपको बता रहा हूँ इक्विवेलेंस क्लास से कैसे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो आप देख लीजिए। तो रिक्वायर्ड पेयर कैसे आएगा, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, ये रिक्वायर्ड पेयर ऐसे आएगा, अगर मैं 1 लूँ, 1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा सेट है वो क्या है, देखिए ये सेट तो यहीं से शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 5 9 तक। तो पहला मैंने एलिमेंट ये लिया 1, तो 1 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं ए की जगह 1 रख दूं, तो 1+5 क्या हो गया, 6 लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा, तो बी की जगह मैं क्या लिखूं, बी की जगह मुझे 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो जो है ये B+2 6 होगा, तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुई। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ और 5 पहले से है तो 7 हो गया, तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5+2, तभी 7 होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ 3 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 है, 3+5 8 हो गया, तो 6+2 8 होगा, ठीक है, तो ये 8 आएगा। अब मैं इसी को अगर और यहाँ लिख के दिखाना चाहूँ आपको, 4 ले लूँ मैं, 4+5 9 हो गया, तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, 7+2, तो देखिए ये आ गया 4 7। अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5+5 10 होता है, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 8+2, तो यानी कि यहाँ 8 आएगा बी की जगह, ठीक है ना। ये भाई ये पोजीशन ही तो है, ये देखिए, ये बी की पोजीशन कहाँ है, बी की पोजीशन ये है ना, 4 5 6 7 8। अब अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया 6 लिया, 6+5 कितना हो गया, 11। तो यहाँ 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9+2, ये लीजिए 9, मतलब 6 के लिए 9, ये आ गया। इतने सारे पेयर बने। अब देखिए इसके आगे मैं नहीं ले सकता, क्यों, अगर मैं यहाँ मान लीजिए 7 लेता हूँ, 7+5, तो ये कितना हो गया, 12, और 12 के लिए यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 10+2, ठीक है ना, मतलब यहाँ 7 होगा तो इधर 10 होगा। तो ये देखिए 10 जो है, 10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो रिलेशन दिया गया है वो कहाँ तक है, सिर्फ 9 तक ही है। देखिए समझ रहे हैं आप, देखिए ये सिर्फ जो आपने सेट लिया था वो 1 to 9 है, सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए आप जो है अब इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई, इतने पेयर बने। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हेंस, अब आप लिख दीजिए अपना इक्विवेलेंस क्लास जो आप बना रहे हैं, तो आपने ऐसे लिख दिया 2 5, इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिखा जाता है। देखिए कर्ली ब्रैकेट बनाया 1 4, तो हमने क्या किया, सिर्फ सेटिस्फाई कराया और उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, बस ये हमारे आंसर है। 4 7 5 8 6 9, ये लीजिए, समझ गए आप, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हमें और करने हैं 1 1 और ऑन 2 के लिए, तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए ये हमें दिया गया है कंडीशन
डोमेन एंड रेंज की बात है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। फंक्शन दिया हुआ है एफ, फंक्शन जो दिया है 5x² प्लस 6x माइनस 9, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब वो क्या कहता है ये देखिए, वेयर आर इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आर एक सेट है नॉन नेगेटिव रियल नंबर की बात हो रही, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर की जो बात हो रही है यहाँ देखिए इधर ये लिखा हुआ है ना आर प्लस, इसका ये मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 1 और ऑन टू, ठीक है ना, ऑन टू। 1 1 को आप क्या कहते हैं, 1 1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव बोलते हैं। और ऑन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, ओके। और 1 1 और ऑन टू जो दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर, 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं तो उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो देखिए 1 1 के लिए तो बहुत ही आसान है बेटा, और 1 1 हम लोग ये चेक कर रहे हैं, प्रूव दैट है। देखो जब भी प्रूव दैट है इसका मतलब 1 1 जो भी चीज आगे दी गई है, जैसे बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव मतलब क्या हुआ, ये 1 1 ऑन टू तो है ऑलरेडी, सिर्फ आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 1 1 के लिए सिंपल प्रोसीजर ये है, आप क्या करिए इस तरीके से लिखिए, ठीक है। मतलब x1 और x2 क्या है, x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ये तो हमने fx1 fx2 लिखा। आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 6x1 माइनस 9, मतलब हमने क्या किया, x का x1 लिख दिया, और इधर x2 है राइट हैंड साइड, तो हमने ऐसे लिख दिया 5x2² प्लस 6x2 माइनस 9, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये देखिए अभी क्या हो जाएगा, 5x1² माइनस 5x2² प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं तो x1² माइनस x2², ये आ गया प्लस 6। अब इसमें मैं कर देता हूँ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए x1 माइनस x2, देखिए, और ये आ जाएगा 5 कॉमन ले लीजिए, x1 प्लस x2, ठीक है, और प्लस 6x1 माइनस x2। तो सिंपल है, x1 माइनस x2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, 5x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप ये देखिए, ये आपको ये कह रहा है कि ये x1 x2 आपने क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे, ठीक है ना। तो अगर आपने पॉजिटिव लिए थे तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई है तो x1 x2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, 5x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव आया, और प्लस 6 किया तो पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जब आप ऐड करोगे तो ये 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको तो कैंसिल कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या आंसर आया, x1 इक्वल टू x2 आया। अगर आप जो है, सिंपल सी डेफिनेशन है 1 1 की, कि अगर आप जो है fx1 इक्वल टू fx2 ये आप लेके चलिए, और दिस implies that x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये आपकी जो है सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमने भी ये किया, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब ये 1 1 है। तो ये फंक्शन इज, आप लिख दीजिए फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ओके, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब आगे करेंगे, देखिए अब ऑन टू के लिए क्या करता है, ऑन टू के लिए आप देखिए, ऑन टू के लिए बेटा क्या करेंगे, अब आपने लिया जैसे सपोज x जो है, क्योंकि हम जो है रियल नंबर, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, x अगर पॉजिटिव है इसका मतलब सिंपल से होगा कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x पॉजिटिव है तो ये तो अंडरस्टूड है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैंने क्वेश्चन लिया, x² प्लस
6x इतना है, तो x का स्क्वायर आप जब करेंगे तो पॉजिटिव होगा और 6x का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये चीज कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब अगर मैं ऐसे कर दूं 6x और -9 कर दूं, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फंक्शन अपना बनाना था, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता था ये जो हमारा फंक्शन गिवन था इतना तो पॉजिटिव है ही, बस हमने -9 लिया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो पूरा फंक्शन है f(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -9 है। इसका ये मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है, रेंज जो f की जो रेंज है वो कितनी है, -9 से लेके कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। इसका मतलब ये रेंज हुई। तो आप ये देखिए कि जो रेंज है, रेंज जो फंक्शन की है वो क्या कोडोमेन के बराबर है। तो जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कोडोमेन, तो देखिए ये दिया गया, ये है कोडोमेन, ठीक है ना। ये कोडोमेन दिया -9 टू इन्फिनिटी, और जो हमने रेंज निकाली वो क्या आई, वो भी -9 टू इन्फिनिटी आई। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f, इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन है आपका कैसा है, ये जो कंडीशन आपकी आई है ये किसके लिए है, ऑन टू के लिए। तो फंक्शन इज ऑन टू। अब आप क्या बता देंगे, f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, ठीक है। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि f फंक्शन जो है, फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, सो f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया आपको। बाइजेक्टिव के लिए क्या करना पड़ता है, 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दी कैसे 1 और ऑन टू होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, कंसिडर f इज सच दैट r प्लस टेंड्स टू 4 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये आपका जो है कोडोमेन तैयार है, ठीक है ना, और ये डोमेन आपका तैयार है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो 1 के लिए करते हैं, अब तो हम सीख गए। 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। दोनों x1 और x2 क्या है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r प्लस, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फंक्शन जो था अपना उसमें हमने रखा x1 स्क्वायर प्लस 4 और इधर रखा x2 स्क्वायर प्लस 4। तो 4 अगर हम कट भी कर दें तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इसको देख लीजिए, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ऐसे आ गए। तो देखिए इसमें क्या होगा, x1 माइनस x2 0 होगा, या फिर क्या होगा, x1 प्लस x2 0 होगा। तो x1 प्लस x2 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर मिलकर कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे क्या रिलेशन आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा इससे। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है f इज 1 क्लियर हो गया। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना होता है, 1 के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) लेना होता है। उसके बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 होता है, बस बात खत्म। इतनी सी डेफिनेशन, ठीक है। सारी डेफिनेशन बेटा याद कर लीजिए। सिर्फ आपको कितनी डेफिनेशन याद करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 ऑन टू, बस खत्म। अब देखिए ऑन टू के लिए करते हैं। तो देखिए 1 आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। तो देखिए ऑन टू के लिए जब हमने किया तो हमने इसको y इक्वल टू लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, सेम जैसे उसमें किया था वही ऐसे ही कर रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 4, ठीक है। अब x की अगर मैं वैल्यू निकालता तो क्या आती है, रूट y माइनस 4, ये आता है। मतलब अब देखिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा,
ये आपने लिख लिया। अब आगे देखिए हमने क्या किया, इसको और सॉल्व करता हूं मैं। अगर इसको मैं सॉल्व करता तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू वाई माइनस 4। ठीक है, आप जो है नेगेटिव साइन को तो जो है रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है आपकी कोडोमेन में नहीं आ रहा है। या x की जो बात हो रही है ना, x ये जो डोमेन है, x की जो डोमेन है वो पॉजिटिव है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए x की जो डोमेन है, देखिए ये देखिए ये पॉजिटिव है ना, r प्लस लिखा हुआ, तो इसलिए हमने जो है नेगेटिव पॉजिटिव साइन को ही कंसिडर किया। तो इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको जरा एक बार आप समझ लें। इसका मतलब यह है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब, जरा क्वेश्चन बजाइए। तो ये देखिए ये 4 टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है, रेंज जो है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। आ गया दोनों का, ये आपका रेंज आया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 4 टू इन्फिनिटी। ये लीजिए, ये लिख लिया हमने। तो कोडोमेन देखिए क्या थी, कोडोमेन फिर से मैं दिखा दूं, 4 टू इन्फिनिटी था। अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए ये दिया 4 टू इन्फिनिटी, ये क्या था, कोडोमेन। और जो हमने रेंज अभी निकाला वो कितना है, वो भी यही आया। तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा है, बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन, 1 1 ऑन 2। देखिए वो आपसे ये भी कह सकता है 1 1 ऑन 2 करो, या डायरेक्ट ये भी कह सकता है बाइजेक्टिव। ठीक है, और इनके नाम अलग अलग भी है, मैंने अभी आपको बताया थे। देखिए ये 1 1 ऑन 2 से था, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें बाइजेक्टिव था। और इंजेक्टिव और सरजेक्टिव के नाम से हो सकता है। मतलब वो क्या कह सकता है आपसे, 1 1 की जगह आपको क्या लिख के दे सकता है। कभी बेटा पता चला हमें आता सब कुछ है और फिर भी हम नहीं कर पाए, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब वो 1 1 को और क्या कह सकता है, इंजेक्टिव भी कह सकता है, इंजेक्टिव भी कह सकता है। और ऑन टू को क्या कह सकता है, सरजेक्टिव कह सकता है। तो आप कभी भी जो है कंफ्यूज ना हो जाएं इनमें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बेटा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बस आपकी जो है पूरी तैयारी इसकी हो गई। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये इसका जो है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो है ये तो सिर्फ नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 करना है, ये तो प्रूव करने वाला है। उसके बाद अब देखिए इसको, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अगर आपने बेटा इतने क्वेश्चंस कर लिए, जितना आपने वीडियो देखा इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए, एक मैं लिंक दूंगा उतना कर लिया, तो आप ये मान लीजिए कि आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। कोई ताकत रोक नहीं सकती, बस पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए काफी है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।